Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें CSS3 का चैप्टर नंबर 2 रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का पार्ट 4 कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, आपको याद है क्या आपने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? उसी चैप्टर को हम ज़रा पहले रिकॉल करते हैं, फिर उसके आगे की पढ़ाई हम इस वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। ओके, हमने लास्ट क्लास के अंदर मीडिया क्वेरी के चैप्टर को पढ़ा था। अब आपको पता ही होगा कि जो मीडिया क्वेरी होती है उसका क्या काम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मीडिया क्वेरी का क्या वर्क होता है, तो आप बताओगे कि मीडिया क्वेरी कंडीशन अप्लाई करती है अलग अलग स्क्रीन साइज़ पे, ठीक है, कि आपका जो डिज़ाइन है वो किस प्रकार का ओपन होगा अलग अलग साइज़ पे, ठीक है। जैसे कि डेस्कटॉप पे आपका स्क्वायर ओपन होगा, टैबलेट पे आपका राउंडेड रेक्टेंगल राउंडेड स्क्वायर ओपन होगा और मोबाइल पे सर्कल ओपन होगा। इस चीज़ को डिफ़ाइन करने का काम कौन करती है? आपका मीडिया क्वेरी करती है। ओके, इसके अंदर हम मीडिया क्वेरी के अंदर मैक्स विड्थ और मिन विड्थ का यूज़ करते हैं। मैक्स विड्थ जब हम अपने मीडिया क्वेरी में देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है मैक्स विड्थ का कि जब आपकी स्क्रीन साइज़ 600 पिक्सल से छोटी होगी तो क्या होगा, और मिन विड्थ में क्या होता है, जब आपका स्क्रीन साइज़ 600 पिक्सल से बड़ा होगा तो क्या होगा, ठीक है। अगर आप 600 पिक्सल से छोटे होने पे कोई प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को वर्क करवाना चाहते हो तो आप उसे क्या यूज़ करोगे? मैक्स विड्थ उसमें यूज़ करोगे। और अगर आप 600 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन पे कुछ प्रॉपर्टीज़ को वर्क करवाना चाहते हो तो उसके अंदर आप क्या करोगे? मिन विड्थ का यूज़ करोगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, जब प्रैक्टिकल अचीव करते हैं तो उसी प्रैक्टिकल में आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हमें क्या करना है, आज की इस वीडियो में हमें एक लेआउट को बनाना है। सही तरीके से लेआउट एक बनाएंगे हम। पहले मैं क्या करूँगा, इस लेआउट को डिज़ाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर उसको देख कर के हम अपने वेबसाइट के डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, देखिए मैं यहाँ सबसे पहले अपने डेस्कटॉप के डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप का डिज़ाइन बना लिया। यहाँ पे पहले एक हेडर ले लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये नैव ले लिया, कुछ इस तरह से नैव हो गया ये मेरा। फिर यहाँ पे मैं अपने एक सेक्शन को बना लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने फुटर को बना लूँगा, ठीक है। अब जो ये मेरा नैव है, इस नैव को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जो ये आप लेआउट देख रहे हो, इस लेआउट को हम कहाँ पे बनाएंगे? इस लेआउट को हम डेस्कटॉप के लिए बनाएंगे, ठीक है। टैबलेट के लिए भी हम बना लेते हैं। तो देखो मैंने टैबलेट के लिए भी बनाया। यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे टैबलेट में भी एक हेडर होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। टैबलेट के अंदर भी नैव होगा कुछ इतना बड़ा, और इस नैव के अंदर देखो क्या होगा कि जो आपके मेन्यू हैं वो इस तरह से 4 पोर्शन में कुछ इस तरह से आपके मेन्यू आएंगे, ठीक है। फिर उसके नीचे आपका होगा सेक्शन और यहाँ नीचे होगा फिर फुटर। ओके, तो हम डेस्कटॉप में डिज़ाइन को ऐसा बनाएंगे, जब भी ये डिज़ाइन आपका टैबलेट पे ओपन हो तो कुछ इस तरह से ओपन हो, और मोबाइल पे कैसे ओपन होगा जो वो भी देख लीजिए। मोबाइल पे हमारा जो डिज़ाइन है उसमें ऐसा होगा ओपन, ये मोबाइल में हेडर होगा। फिर उसके बाद जो मेन्यू होंगे वो कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में होंगे, और 4 मेन्यू हैं तो मैं 4 मेन्यू को कुछ इस तरह से यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। देखो मोबाइल में ये 4 मेन्यू कुछ इस तरह से आएंगे। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे सेक्शन होगा, ठीक है, और इसके बाद हमारा यहाँ पे फुटर होगा। तो ये देख लीजिए हमने इस तरह से 3 डिज़ाइन को बनाया है, ठीक है। आपका डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह से लेआउट ओपन होगा, और वही लेआउट आपका जब टैबलेट पे आएगा तो कुछ इस तरह से ओपन होगा, और वही लेआउट अगर आपका जब मोबाइल पे खुलेगा तो कुछ इस तरह से ओपन होगा, ठीक है।
चलिए पहले हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप के लिए लेआउट को तैयार करते हैं। तो आ जाइए अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर और यहाँ देखिए style.css के अंदर मैंने सबसे पहली लाइन में क्या डिफाइन कर रखा है, कैरेक्टर सेट डिफाइन कर रखा है। क्या है सेट आपको पता होगा क्या किस लिए हम लगाते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं क्या है सेट का ताकि हम यह डिफाइन कर सके कि जो हम कोडिंग कर रहे हैं उस कोड में हम अपने कौन कौन से कैरेक्टर्स का यूज़ करने वाले हैं। तो आपको मैंने बताया था UTF-8 के अंदर 3 टाइप्स के कैरेक्टर्स आते हैं। पहला न्यूमेरिक कैरेक्टर, दूसरा अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है सिंबल्स वगैरह, और तीसरा आपका अल्फ़ाबेट हो गया। ठीक है, तो ये तीनों कैरेक्टर इसके अंदर आते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं, UTF-8। जिस तरह से आप index.html में HTML फाइल में आप कैर सेट को डिफाइन करते हो, जैसे कि यहाँ देखो हमने डिफाइन कर रखा है, उसी तरह से आप अपने CSS के अंदर भी @ का सिंबल लगा के कैर सेट को इस तरह से डिफाइन करोगे। ठीक है, CSS के अंदर देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एस्ट्रिक का सिंबल लगा करके उसमें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी को पास कर दिया है, ताकि जो ये प्रॉपर्टी है वो हमारे सभी एलिमेंट के अंदर वर्क करे। क्योंकि आपको पता ही होगा जो एस्ट्रिक का सिंबल होता है वो मीन्स सब एलिमेंट के लिए डिफाइन कर देता है। एस्ट्रिक का मीन्स मतलब यही होता है सारे सभी एलिमेंट। ठीक है, अगर हम एस्ट्रिक लगाते हैं तो हमारे जो सारे एलिमेंट होते हैं वो सभी एलिमेंट एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं, और जो भी हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं वो प्रॉपर्टी और वैल्यू सभी में लागू हो जाती है। ठीक है, आपको ये भी याद होगा कि हमने एक लास्ट क्लास में ग्रिड सिस्टम बनाया था। तो ये देखिए ये ग्रिड सिस्टम है हमारा, कॉल 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल 4। ठीक है, हमने सीखा था कि एक रो के अंदर हम 12 कॉलम को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कॉलम की विड्थ के अनुसार जितनी ज़्यादा विड्थ आपको लेनी होगी उतने ज़्यादा कॉलम को आप यहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक है, हम इसका भी यूज़ करेंगे, कॉलम का ग्रिड सिस्टम के ऊपर पूरा हम कोडिंग करने वाले हैं और अपने लेआउट को बनाते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रो बनाऊँगा। ठीक है, देखिए मैंने इसमें क्लास की वैल्यू रख दी रो। ओके, और मैं इसके अंदर हेडर को बनाने वाला हूँ पहले। तो मैं यहाँ पे हेडर बना देता हूँ, डिव से ही बना देता हूँ मैं हेडर। मैंने यहाँ पे क्लास मैं इसमें डाल देता हूँ। अब जो यहाँ देखो सबसे पहले जो हेडर है, हेडर का साइज़ कितना है, विड्थ कितना है, हेडर का 100% है। तो आप यहाँ पे कौन सी क्लास वैल्यू यूज़ करोगे, कॉल 12। क्यों कॉल 12 यूज़ करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉल 12 की जो विड्थ है 100% है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो ये आपका वेबसाइट है वो 100% ना हो, थोड़ा कम हो, तो आप कॉल 11 यूज़ कर सकते हो या फिर कॉल 9 भी यूज़ कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी विड्थ रखना चाहते हो। ओके, मैंने यहाँ पे कॉल 12 को डिफाइन कर दिया। अब आती है बारी नैव की। ठीक है, मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे एक रो बनाऊँगा जिसमें मैं क्लास की वैल्यू लिखता हूँ रो, और इस रो में मैं एक नैव को बनाता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे अपने नैव टैग को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस नैव में क्लास देता हूँ, क्योंकि अब देखो हमारा जो नैव है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 100% का ही है। ठीक है, तो आप क्या करो, जो नैव है इसमें भी आप क्या दोगे, कॉल 12। ठीक है, अभी हम बाहर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर उसके बाद अंदर से जो नैव होंगे, जैसे कि यहाँ देखो ये 4 नैव बने ना, 1 2 3 4, इसको भी हम अभी बनाते हैं। पहले अभी सेक्शन बना लेते हैं और फुटर भी बना लेते हैं। ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पे डिव लिया रो। ओके, और इसके अंदर मैं सेक्शन को बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, सेक्शन टैग को ही ओपन कर लेता हूँ और सेक्शन के अंदर ही क्लास लगा देता हूँ कॉल 12, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है वो भी फुल स्क्रीन में होने वाला है। अब जो देखो यहाँ पे मैंने डिव दे दिया है, बाकी डिव भी आप दे सकते हो। अब हम इसमें भी नैव डिफाइन कर रहे हैं, सेक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो हेडर है ये हमारा, तो मैं यहाँ पे भी हेडर ही डिफाइन कर देता हूँ, हेडर टैग लगा देता हूँ। ठीक है, ओके, इसके बाद देखो हमने 3 बना लिए रो अपने। पहला देखो हमारा हेडर का हो गया, दूसरा हमारा नैव का हो गया और तीसरा हमारा सेक्शन का हो गया है। ठीक है, अब लास्ट है हमारा रो फुटर वाला रो। ठीक है, एक और डिव बनाता हूँ
जिसमें क्लास की वैल्यू मैं वही सेम देने वाला हूँ रो, और उस रो के अंदर मैं फुटर को बनाऊंगा। ओके, फुटर का भी जो विड्थ है हमें कितना रखना है, क्लास कॉल 12, ठीक है, 100% रखना है हमें फुटर का विड्थ भी, इसलिए हमने इसके अंदर भी कॉल 12 दे दिया। अगर मैं इसे अभी सेव करके रन करूँगा तो क्या ये प्रीव्यू होंगे? अभी प्रीव्यू नहीं होंगे, क्योंकि ना ही हमने इसके अंदर बॉर्डर लगाया है और ना ही बैकग्राउंड कलर लगाया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको विजिबल करेंगे। विजिबल करने के लिए आप जाइए style.css के अंदर और यहाँ पे स्मार्ट डॉक्यूमेंटेशन करिए। स्मार्ट डॉक्यूमेंटेशन करने का मतलब आप उन सभी एलिमेंट को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए जिन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी और वैल्यू सेम होने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ हेडर को। ओके, तो मैं हेडर को सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। फिर इसके बाद मैं नैव को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेक्शन को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और फुटर को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉर्डर पास करने वाला हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया। ओके, यहाँ पे मैं पहले दे देता हूँ बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल। ओके, बॉर्डर स्टाइल दे देता हूँ मैं यहाँ पे ब्लू, और बॉर्डर स्टाइल मैंने ब्लू गलती से दे दिया, यहाँ पे आएगा आपका सॉलिड। ओके, और बॉर्डर कलर में आपका जाएगा ब्लू। ओके, सेव कर लेता हूँ। अगर मैं इसे रन करूँ तो क्या ये प्रीव्यू होगा? प्रीव्यू होगा, लेकिन सही से प्रीव्यू नहीं होगा। सही से का मतलब क्या, उसमें हमने देखो हाइट नहीं डाली है, ठीक है। यहाँ देखो इन चारों में हमने कोई भी हाइट डाली है? कोई भी हाइट नहीं डाली है। तो ऐसा करो, रन करने से पहले ही मैं क्या करता हूँ, सब में अलग अलग हाइट को डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे हेडर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और इस हेडर में हाइट पास कर देता हूँ 150 पिक्सल। ओके, सेव कर लेता हूँ। फिर नैव को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और नैव में हाइट डाल देता हूँ मैं 50 पिक्सल। फिर उसके बाद सेक्शन को सिलेक्ट कर लूँगा, और सेक्शन में भी मैं हाइट पास कर दूँगा 400 पिक्सल। ओके, और लास्ट रह गया मेरा फुटर। तो फुटर को भी मैं सिलेक्ट करके इसमें हाइट में पास कर दूँगा 50 पिक्सल। ओके, पास कर लिया, सेव कर लेता हूँ। अब हम इसे रन करके टेस्ट करते हैं। सो ये देखिए हमारा जो लेआउट है पूरी तरह से यहाँ पे देखिए तैयार हो गया, ठीक है। हाइट भी एकदम परफेक्ट है। यहाँ देखिए मैंने हाइट इसमें 150, इसमें 50, इसमें 400 और इसमें भी 50 पिक्सल डाली थी, जिससे कि ये जो मेरी स्क्रीन साइज़ है, इस स्क्रीन साइज़ के हाइट में पूरा फिट आ गया, जिसकी वजह से आपको ये चारों एलिमेंट एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सबकी विड्थ जो है हमने यहाँ पे कॉल 12 डाली थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इनकी विड्थ है 100% आपको प्रीव्यू हो रही है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर मेन्यू को बनाना है, ठीक है, नैव के अंदर। तो आ जाइए कोडिंग के अंदर और हम यहाँ पे नैव में मेन्यू को बनाते हैं। आपको याद होगा कि हम मेन्यू किस तरह से बनाते थे, ULLI के माध्यम से बनाते थे। तो देखो मैंने यहाँ पे UL को स्टार्ट कर लिया है, और LI के अंदर मैं एंकर टैग को भी लगा लेता हूँ, और यहाँ पे 4 मेन्यू को बना लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे होम बनाया, होम बना लेता हूँ और इसको 4 बार मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ, होम, वीडियोस, मूवीज़ और कॉन्टैक्ट। सो मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर लिया। अगर अभी हम इसे सेव करें और रन करके चेक करें तो देखिए किस तरह से प्रीव्यू होगा। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा प्रीव्यू हो गया, इसमें बुलेट्स आ गई, एक लाइन में ये नहीं आ रहा है, ये लाइन को ब्रेक करके आ रहा है। तो चलिए अब आप इसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। देखो मैंने UL और LI के अंदर कोई भी अभी क्लास या ID नहीं लगाई है। वो इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि इस लेआउट के अंदर मैं UL और LI का यूज़ सिर्फ एक बार करने वाला हूँ। इस वेबसाइट में हम UL और LI का यूज़ आगे नहीं करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने UL और LI को स्टाइल में CSS वाले स्टाइल के अंदर सेलेक्ट करके कोडिंग कर लूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं UL को सिलेक्ट करूँगा, और UL की वजह से जो यहाँ पे हमारे पे वो बुलेट देखने को मिल रहे हैं, इन बुलेट्स को रिमूव करूँगा। सो आप बुलेट्स रिमूव करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे,
लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का और जिसकी वैल्यू क्या होगी नन। सेव करो और रन करके चेक करो तो देखो यहाँ पे आपके जो बुलेट्स थे वो रिमूव हो गए। यहाँ से देखो इतना सारा मार्जिन पैडिंग लगा हुआ है वो भी यूएल की वजह से। तो यूएल के अंदर की आप पैडिंग और मार्जिन को आप 0 कर दो कुछ इस तरह से। सेव करो रन करके चेक करो देखो परफेक्ट प्लेस पे ही चला गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एल आई को सेलेक्ट करना है और उसे एक लाइन में हमें दिखाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एल आई को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनको एक लाइन में दिखाता हूँ। एक लाइन में दिखाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप फ्लोट लेफ्ट का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इनलाइन ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अभी फ्लोट लेफ्ट से आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ फ्लोट लेफ्ट पास किया, सेव करके रन करता हूँ तो जिससे कि क्या होगा, होम वीडियोज़ मूवीज़ और कॉन्टैक्ट जो हैं सभी एक लाइन में आपको देखने लग जाएंगे। अब मेरे को इसकी विड्थ डिफाइन करनी है। सो आपको पता होगा हम कभी भी जब भी रिस्पॉन्सिव में काम करते हैं तो विड्थ हमेशा परसेंटेज में डालते हैं, पिक्सल्स में हम विड्थ नहीं डालते हैं। तो आप क्या करो, हमारे पास देखो ग्रिड सिस्टम है। ठीक है, सो हम ग्रिड सिस्टम के थ्रू विड्थ को हम अपने एल आई में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जो यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास कितने मेन्यू हैं, 1 2 3 4 मेन्यू है। ठीक है, और हमारे पास विड्थ कितनी है यहाँ पे 100%। 100% को आप 4 से अगर डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, मीन्स आपको क्या करना होगा, होम वीडियोस मूवीज़ और कॉन्टेक्ट की जो विड्थ है वो 25% करनी होगी। अगर आप इनकी विड्थ को 25% कर देते हो तो ये चारों 100% में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स ये चारों 100% में फिट हो जाएंगे 25% अगर आप इनकी विड्थ कर दोगे तो जो यहाँ देखो, जो हमने कॉल्यूम को डिफाइन किया उसमें से कोई 25% वाला विड्थ है। तो ये देखिए हमारे पास कॉल 3 करके एक 25% वाली विड्थ है। तो हम क्या करेंगे, अपने एल आई के अंदर, कहाँ है हमारा एल आई, ये, इसके अंदर हम क्लास की जो वैल्यू है वो पास कर देंगे कॉल 3। ठीक है, कॉल -3, जिससे कि क्या होगा, हर एक एल आई में 25% की विड्थ है जो ऐड हो जाएगी। तो देखो मैंने सभी के अंदर कॉल 3 को ऐड कर लिया। अब अगर मैं अभी सेव करके रन करूं तो देखिए किस तरह से प्रीव्यू होता है, चारों अलग अलग आ गए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं कलर पास कर देता हूं। ठीक है, सो जो मेरा यूएल है, कहाँ है मेरा यूएल, यूएल के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर पास कर दूंगा जिससे कि आपको ये सही से प्रीव्यू होगा। सो यूएल के अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर पास कर दिया रेड। ओके, सेव करके रन करता हूँ और देखता हूँ कैसा प्रीव्यू हुआ। ओके, ये प्रीव्यू नहीं हो पा रहा है या फिर यहाँ पे हमने गलत जगह बैकग्राउंड कलर को इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, जब देखते हैं क्यों नहीं वैसे आ रहा है। जो यहाँ ध्यान से देखिए, यूएल के अंदर बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यूएल के अंदर कोई विड्थ को डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, आप ऐसा करो कि जो आप नैव देख रहे हो, नैव के अंदर अपना बैकग्राउंड कलर कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यूएल के अंदर से बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ और यहाँ पे नैव को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, नैव देखो मैंने ऊपर सेलेक्ट कर ही रखा है, मैं दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये रहा मेरा नैव। ठीक है, इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर रेड पास करके रन करके चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पे आपका जो नैव के अंदर जो बैकग्राउंड कलर था वो परफेक्टली फिल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इन होम वीडियोस मूवीज़ और कॉन्टेक्ट को सेंटर में दिखाना है। तो सेंटर में दिखाने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, एल आई का, क्योंकि जो टेक्स्ट है हमारे वो एल आई के अंदर बंद हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और इनकी वैल्यू जो है वो सेंटर पास कर दूंगा। सेव करके रन करूँगा तो देखो ये चारों के चारों आपके सेंटर में प्रीव्यू होने लग जाएंगे। अब हमें इस टेक्स्ट को डिज़ाइन करना है। अब यहाँ देखो ज़रा, होम पे ब्लू कलर का टेक्स्ट क्यों आ रहा है और अंडरलाइन क्यों आ रही है, क्योंकि इसे हमने एंकर टैग से लॉक किया है। सो हम क्या करेंगे, एंकर टैग को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और एंकर टैग को सेलेक्ट करके इसमें कलर पास करेंगे वाइट। ओके, अंडरलाइन हटाएंगे, कैसे हटती है अंडरलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी आप इसमें लगाओ टेक्स्ट डेकोरेशन और वैल्यू पास कर दो नन। ओके, सेव करके रन करो तो देखो ये जो भी आपके
टेक्स्ट का कलर था और अंडरलाइन था वो रिमूव हो गया। ठीक है, मैं इसका जब फॉन्ट फैमिली चेंज करता हूँ तो यहाँ पे आप फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करो और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली आप जो इच्छा चाहो वो दे दो। मैंने यहाँ पे फ़िलहाल सैंस सेरिफ को पास कर दिया। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरह से बन गया। मैं क्या करता हूँ, जो ये टेक्स्ट हैं इसको ऊपर से थोड़ा नीचे खिसकाऊँगा। तो नीचे खिसकाने के लिए अब ये टेक्स्ट हमारे किस में बंद है, एल आई में। तो मैं क्या करूँगा, इस एल आई में पैडिंग पास कर दूँगा ऊपर की तरफ से। ठीक है, यहाँ 15 पिक्सल मैंने यहाँ पे पैडिंग पास कर दी। सेव करके रन करता हूँ तो देखो ज़्यादा नीचे आ गया, 15 पिक्सल से इसे 13 पिक्सल करके चेक करता हूँ। ठीक है, 13 पिक्सल में आपकी जो मेन्यू है वो परफेक्टली आपको प्रीव्यू हो रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे भी हेडर में, फुटर में, यहाँ पे भी हम डेटा को थोड़ा इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा हेडर है इस हेडर में भी कुछ बैकग्राउंड कलर पास करता हूँ और इसमें भी कुछ न कुछ टेक्स्ट को डिफाइन कर देता हूँ। तो आ जाइए कोडिंग के अंदर और ये देखिए ये रहा हमारा हेडर। तो हेडर के अंदर मैं क्या करूँगा, H1 से राइट कर देता हूँ वेलकम। ओके, सेव करके रन करूँगा तो देखो वेलकम यहाँ पे आपको प्रीव्यू हो गया। इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। सेंटर में करने के लिए मैं यहीं पे अलाइंग एट्रीब्यूट पास करूँगा और इसकी वैल्यू टाइप कर दूँगा सेंटर। ठीक है, सो ये सेंटर में आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको डिज़ाइन करेंगे मोबाइल के लिए। ठीक है, जो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन कर लिया। ओके, अब हमें किसके लिए डिज़ाइन करना था, टैबलेट के लिए। ठीक है, सो लेकिन अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव करेंगे। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ पे मोबाइल का जो मैक्सिमम साइज़ होता है वो आप कैसे निकालोगे और कैसे पता करोगे कि जो मोबाइल का साइज़ है वो कितना है और कितने पिक्सल हम डालेंगे मीडिया क्वेरी के अंदर जिसके कारण कि हम डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ देखिए ये आपका ब्राउज़र है, इस पर आप राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही आप इंस्पेक्ट ऑप्शन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे टॉगलर डिवाइस टूल बार का, आप इसको इनेबल कर लेना। ठीक है, जब आप इनेबल कर लोगे तो यहाँ पे देखो आपको एक बार मिल जाएगा जहाँ पे आपको साइज़ डिफाइन मिल जाएगा कि मोबाइल का कितना साइज़ है, टैबलेट का कितना साइज़ है और लैपटॉप का कितना है और बड़े वाले लैपटॉप का साइज़ कितना है। ठीक है, तो जो यहाँ देखो ये रहा मोबाइल का सबसे छोटा साइज़, देख रहे हो क्या लिखा है, मोबाइल एस। मोबाइल एस का मतलब 320 पिक्सल। तो देखो मैंने इस पर क्लिक किया, देखो आपका जो वेबसाइट है किस तरह से मोबाइल पे ओपन होगा। ठीक है, ये देखो मोबाइल मीडियम जिसका विड्थ है 375 और यहाँ देखो मोबाइल लार्ज टू 425 पिक्सल। ठीक है, तो ये देखो ये मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव किया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो 425 वाला है विड्थ, इसको हम रिस्पॉन्सिव करेंगे। रिस्पॉन्सिव करने का मतलब ये है कि जैसा हम डिज़ाइन चाहते हैं फ़ोन पे वही डिज़ाइन को हम इस 425 पिक्सल के नीचे की स्क्रीन साइज़ पे दिखाएंगे। अब 425 पे ही अगर हम करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आप क्या करो कि आप 600 पिक्सल की साइज़ पे रिस्पॉन्सिव करो। अब 600 के साइज़ पे मैं रिस्पॉन्सिव क्यों कह रहा हूँ कहने के लिए, जब यहाँ देखो आपको एक रोटेशन का ऑप्शन मिल रहा है, जब आप अपने फ़ोन को ऐसे रोटेट कर दोगे तब देखो आपका जो साइज़ होगा थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आपका जो साइज़ होगा मोबाइल का, जैसे कि इतना बड़ा साइज़ है, ठीक है, जब आप इसे रोटेट कर दोगे तो क्या होगा, आपके वेबसाइट की जो विड्थ होगी वो बढ़ जाएगी, मीन्स डिवाइस की भी विड्थ बढ़ जाएगी। तो आप क्या करो, ऑलरेडी 600 पिक्सल को लेके चलो कि आपकी जो मोबाइल की साइज़ है वो 600 पिक्सल की है और 600 पिक्सल से नीचे के डिवाइस पे कैसा दिखेगा आपका वेबसाइट उसको आप डिफ़ाइन करो यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम उसे डिफ़ाइन करते हैं। सो यहाँ देखिए कोड में आइए आप और style.css में आप कमेंट पास करो कि अभी हम किसके लिए कोडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल के लिए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव। ओके, ठीक है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मीडिया क्वेरी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, @media। ओके, @media ओनली स्क्रीन
एंड। ओके, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसको आप पैरेंथेसिस भी बोलोगे, और इस पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे आपको विड्थ डिफाइन करनी होगी। ठीक है, सो अभी हमने क्या आपको बताया, हमें क्या करना है, 600 पिक्सल के साइज़ के नीचे की स्क्रीन साइज़ के लिए डिज़ाइन करना है। तो मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, मैक्स विड्थ। ओके, सो मैंने यहाँ मैक्स विड्थ पास कर दिया 600 पिक्सल। अब जो देखो, अब इस मीडिया के अंदर आप जो भी कोड करोगे वो सब कब काम करेगा, जब आपकी स्क्रीन 600 पिक्सल से नीचे की होगी। ओके, तो 600 पिक्सल के नीचे तो आपके जो मोबाइल का लैंडस्केप पोर्शन है वो भी आ जाएगा, और पोर्ट्रेट जो पोर्शन है वो भी आ जाएगा। लैंडस्केप का मतलब होता है, जब मैं आपको बता ही देता हूँ लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होता क्या आखिरकार। जो देखो, ये आपका मोबाइल होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, सो इसे हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। ठीक है, और एक आप इसे घुमा दोगे तो आपका वही मोबाइल कुछ इस तरह से बन जाएगा, तो ये हो जाता है लैंडस्केप। ठीक है, तो हम अभी रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, जब हम इसके लिए रिस्पॉन्सिव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसके लिए भी हो ही जाएगा, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो हमने कितना लिया है, 600 पिक्सल। ठीक है, और हमने ये भी डिफ़ाइन किया है कि 600 पिक्सल से जब नीचे की स्क्रीन साइज़ होएगी तब हमारा जो डिज़ाइन है वो वर्क करेगा। तो जब आपका लैंडस्केप में 600 पिक्सल होगा आपका डिवाइस का विड्थ, तो जब आप पोर्ट्रेट करोगे तो भी तो कम ही होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 600 पिक्सल विड्थ ले रहे हैं, ताकि हमारे फ़ोन पे लैंडस्केप भी डिज़ाइन हो जाए और पोर्ट्रेट भी डिज़ाइन हो जाए। ओके, तो चलिए अब हम इसे डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। और डिज़ाइन करने से पहले हम देख तो लें कि हमारा डिज़ाइन कैसा होगा फ़ोन के ऊपर। तो फ़ोन पे देखो, हमारा जो डिज़ाइन है मेन्यू का वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी तो हमारा जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ कि फ़ोन के ऊपर जो मेरा हेडर है इसकी विड्थ इसकी हाइट जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट जो हेडर की कम कर दूँगा। कम कैसे होगा, आप मीडिया ओनली स्क्रीन में जाओ और यहाँ पे आप हेडर को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और यहाँ पे हाइट को डिफ़ाइन कर दो। मैंने यहाँ पे हाइट डिफ़ाइन कर दिया इसका 80 पिक्सल। ओके, सेव करो और रन करके चेक करो। तो देखो, आपका जो हेडर का विड्थ था, हाइट था, वो कम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको बड़ी वाली मतलब 600 पिक्सल से ऊपर करूँ तो देखो, ये इसकी जो हाइट है वो अपने आप ही बड़ी हो जाएगी, लेकिन मोबाइल पे जब मैं खोलूँ तो ऑटोमेटिकली देखो कम हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको अलग अलग दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं क्या करता हूँ, जो आपका ये एल है, एल में आपने क्लास कौन सा लगाया है, call-3। इसकी विड्थ कितनी है, 25%। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो विड्थ है call-3 इसको 100% कर देंगे, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे जो आपकी नैव की विड्थ है मीन्स आपके एल की विड्थ कितनी दे रखी है, यहाँ पे फुल स्क्रीन मीन्स 100%। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे call-3 को सेलेक्ट करोगे यहाँ पे मीडिया में, और उसको जो विड्थ है आप 100% में कन्वर्ट कर दोगे। तो मैंने देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया call-3 को, और इसकी जो विड्थ है उसे मैं कर देता हूँ 100%। ठीक है, परसेंट मैंने कर दिया, सेव कर लेता हूँ और इसे रन करके चेक करता हूँ। सो देखो 100% हो गया। एक ही मेन्यू आया यहाँ पे, बाकी के मेन्यू कहाँ गए, बाकी के मेन्यू देखो नीचे आ गए, थोड़े से यहाँ पे नीचे क्यों आ गए, क्योंकि इसको जगह नहीं मिली नीचे बढ़ने की। किसको जगह नहीं मिली, अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने index.html में nav के अंदर बंद कर रखा है यूएल और एल को। ठीक है, और nav की हाइट कितनी रखी है हमने ऊपर, 50 पिक्सल। तो अब आप ही बताओ कि जब मेन कंटेनर की विड्थ हाइट ही कम है, 50 पिक्सल है, तो जब हम एल को जब बढ़ाएंगे, 3-4 एल लेके आएंगे, तो वो कहाँ शो होगी, नहीं होगी ना शो। तो आपको क्या करना होगा, नैव की हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हमें देखो 4 दिखाने हैं। ठीक है, 4 एल दिखाने हैं, तो एक एल की जो हाइट है 50 पिक्सल है, तो 4 की कितनी हुई
100 पिक्सल, सॉरी 100 कह रहा हूँ मैं, 200 पिक्सल। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कितनी हुई तो आप ऑटो भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नैव को सिलेक्ट किया और नैव की हाइट भी मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ ऑटो। अगर आप ऑटो कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उसे जितना बढ़ना होगा नैव को, वो ऑटोमेटिकली उतना बढ़ जाएगा। तो जो है देखो मैं यहाँ पे अब रिलोड करता हूँ तो देखो बढ़ा, नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट ही ख़त्म हो गया। अब कंटेंट ख़त्म कैसे हो गया वो देखिए, हमने इसमें फ्लोट लेफ़्ट डिफ़ाइन किया था, ठीक है, ज़रा उसको देख लेते हैं वैसे ख़त्म क्यों हुआ, एक बार उसे मैं चेक कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स जो देखिए, हाइट हमने 200 पिक्सल ही आपको देनी होगी, ठीक है। सो आप यहाँ पे 200 पिक्सल दे दो। अभी ऑटो यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है, उस ऑटो को हम आगे समझेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ 200 हाइट दे दिया, रिलोड करता हूँ तो जो है देखो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पे होम मिल गया, वीडियोज़ हो गया, मूवीज़, कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अभी देखो हमने लास्ट में ऊपर LI के अंदर कोई भी हाइट डिफ़ाइन नहीं करी थी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, LI के अंदर हाइट डिफ़ाइन कर देता हूँ पहले ही, ठीक है। सो मैं यहाँ पे भी LI के अंदर भी मैं 50 पिक्सल हाइट डिफ़ाइन कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे रिलोड करूँगा तो देखो ये आपका जो होम, वीडियोज़, मूवीज़, कॉन्टैक्ट है सही तरीके से यहाँ पे अरेंज हो जाएगा। ओके, अब ये देखो आपका जैसे आप मोबाइल पे चाहते थे वैसे ही अब आपकी मेन्यू यहाँ पे आपको प्रीव्यू हो रही है, ठीक है। सेक्शन को हम ऐसा ही चाहते थे, फुटर को भी हम ऐसा ही चाहते थे, ठीक है। बाकी आप इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह अगर चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं मोबाइल स्क्रीन पे अपने इस नैव को ओपन करूँ तो इसका जो नैव का कलर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मीडिया ओनली के अंदर नैव को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं ब्लू में कन्वर्ट कर दूँगा। सेव करके रन करता हूँ, जो ध्यान से देखिएगा तो देखो जो यहाँ पे आपका नैव का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसको जब मैं फुल स्क्रीन करूँगा, मीन्स 600 पिक्सल से ऊपर की साइज़ पे ले जाऊँगा तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से ही आपको नज़र आएगा, ठीक है। सो मुझे पता है आपको प्रॉब्लम आ रही होगी रिस्पॉन्सिव करने में, क्योंकि ये नया टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। लेकिन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप वीडियोस को रिटर्न कर कर के देखोगे, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये देख रहे हैं कि हमने ये सब चीज़ें किस तरह से पॉसिबल हुई, मीडिया क्वेरी की वजह से। मीडिया क्वेरी से ही हमने डिफ़ाइन किया कि हमारे फ़ोन पे जो हमारा मेन्यू है कुछ इस तरह से दिखे, उसके अंदर कलर कुछ इस तरह से दिखे और जो डेस्कटॉप पे है वो किस तरह से दिखे। ये सारी चीज़ें हमने किससे डिफ़ाइन करी हैं, मीडिया क्वेरी से। अब आपको मैं एक टास्क देता हूँ, आप क्या करिए कि हमने तो यहाँ पर डेस्कटॉप के लिए बना लिया, मोबाइल के लिए बना लिया, अब आप क्या करो, इसे टैबलेट के लिए बनाओ, ठीक है। मैं टैबलेट का आपको स्क्रीन साइज़ बता देता हूँ, 768 पिक्सल, ठीक है। यहाँ देखो, आप यहाँ से भी देख सकते हो कि देखो यहाँ लिखा आ रहा है मोबाइल और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो टैबलेट का स्क्रीन साइज़ दिख रहा है। टैबलेट का स्क्रीन साइज़ क्या होता है, 768 पिक्सल का, ओके। उसके बाद लैपटॉप का होता है 1024, छोटे लैपटॉप का 1024, बड़े लैपटॉप का 1440 और उससे भी ऊपर बढ़ता जाता है। लेकिन अभी आप क्या करो, सिर्फ टैबलेट के लिए रिस्पॉन्सिव करो, ठीक है। और जो ये चैप्टर है इसे बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ही आपका यही है, ठीक है। सो इसके आगे की वीडियो को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस day।